कैसे बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात किया था कि चार्ज क्या होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग को देखा था, नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बात किया था। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर। कूलम्स ने अपने लॉ में क्या कहा? कूलम्स ने कहा था कि जब दो चार्ज एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, चाहे दूर में भी हो, वो एक दूसरे के ऊपर कुछ इफेक्ट डालते हैं। वो इफेक्ट को, वो फोर्स को सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले इंसान थे कूलम्स। उन्होंने एक फोर्स कैलकुलेट किया दो चार्ज के बीच में, जिसे हम लोग कहते हैं कूलम्स फोर्स। तो यहाँ पे कूलम्स फोर्स के ऊपर जो पॉइंट नोट करना है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट के ऊपर पहले हम लोग ध्यान देते हैं। मार्कर कहाँ गया भाई? चलो मार्कर मिल गया। तो यहाँ पे देखो, कूलम्स ने कहा कि अगर ये एक चार्ज है, मान लो कि Q1 चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, सपोज कर लो Q2 चार्ज है। तो पहला पॉइंट जो कूलम्स लॉ, देखो कूलम्स का जो लॉ है वो तो बुक में मिल जाएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन, ये सब जो है, मैं उस कूलम्स लॉ के मेन पॉइंट को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और एक्सट्रैक्ट करके तुम्हें समझा रहा हूँ। फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हम लोगों को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करना है। तो मेन पॉइंट जो कूलम्स के लॉ में था, वो पहला पॉइंट ये है कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्सन हो, द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये जो लाइन ज्वाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, जो लाइन ज्वाइन होगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे वो रिपल्सन का फोर्स हो। अगर हम लोग मान लेते तो हम लोग पहले लिख लेते हैं फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करता है, उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगता है। मेरी बात को दिमाग में बैठाओ, फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, उससे हमको उसके पर भी हम बहस नहीं कर रहे। मेरा बहस चल रहा है कि वो फोर्स कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, कहां से कहां लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल बात बोला गया कि फोर्स जो लगेगा वो उस लाइन के अलोंग लगेगा जो लाइन उन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। अब यहाँ पे समझो कि अगर ये दोनों चार्ज को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, चलो केस ले लेते हैं इसमें, केस 1, इफ Q1 इज इक्वल, Q1 एंड Q2 इक्वल होना जरूरी नहीं है, Q1 एंड Q2 इक्वल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, बोथ आर पॉजिटिव। तो दोनों में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन विल एक्ट, फोर्स ऑफ रिपल्सन विल एक्ट, दोनों के ऊपर एक्ट करेगा। ये मान लो मेरा चार्ज 1 है और ये चार्ज नंबर 2 है। तो इसका फोर्स उसके ऊपर जो लगेगा, मान लो ये फोर्स, ये चार्ज उसको धक्का देगा, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है भाई। तो ये जो फोर्स होता है, सेम नेचर का जो चार्ज होता है, वो एक दूसरे को धक्का देता है, रिपेल करता है। जो ऑपोजिट नेचर का चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। हम लोगों ने केस 1 में ये मान के रखा है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव ही है, दोनों पॉजिटिव है, या फिर दोनों नेगेटिव भी मान सकते हैं, बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि दोनों केस में सेम ही होने वाला है, दोनों में रिपल्सन होगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन विल एक्ट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो किस तरह का फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, अब ये फोर्स का डायरेक्शन देख लो। मान लो कि इसके Q2 के ऊपर ये Q1 एक फोर्स लगा रहा है, तो कैसे करेगा? इसको धक्का देगा ना ऐसे। तो फोर्स ऑन 2 हम लोग ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 2/1। इस डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म दिखा देते हैं। और Q1 के ऊपर Q2, चूंकि Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर का चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, तो फिर दोनों नेगेटिव। तो Q1 को भी Q2 धक्का देगा, पुश करेगा वो इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 1/2। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि दोनों जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा अगर सेम नेचर का चार्ज हुआ, सिर्फ दोनों पॉजिटिव हुआ या दोनों नेगेटिव हुआ। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, केस नंबर 2 पे आते हैं। केस 2 में क्या है? इफ 1 इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ तो फिर क्या होगा? तो यहां पर बना लेते हैं हम लोग। मान लो ये Q1 है, पॉजिटिव है, और ये Q2 है, नेगेटिव है। तो इस Q1 को ये Q2 क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा ना, अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा। तो फोर्स ऑन 1/2, 2 जो है उसको खींच रहा है इसे इस डायरेक्शन में। ठीक, वेक्टर लगा देते हैं। इसको Q2 को Q1 क्या करेगा? वो भी खींचेगा। तो फोर्स ऑन 2/1। बात को समझो, ये एरो से कंफ्यूज नहीं होना, वेक्टर का एरो हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट टू राइट ही रहता है। क्लास 11 में वेक्टर में पढ़ चुके तुम लोग। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन कहां से कहां होने वाला है।
तो Q1 क्योंकि पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो Q2 जो है Q1 को ऐसे खींचेगा, तो Q1 के ऊपर Q2 का जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, खींच रहा है उस तरफ। इसी तरीके से Q2 को Q1 भी इधर खींच रहा है। ये दोनों फोर्स जो होगा, दोनों केस में तुम अगर गौर करो, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। पॉइंट नंबर 2 हम लोग नोट करेंगे, पॉइंट नंबर 1 का था, पॉइंट नंबर 2 में हम लोग आएंगे। पहले इसको नोट कर लो, मैं बिठाऊंगा इसे, इरेज कर दूंगा, नोट करो, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे क्या था, नंबर 2, चल यहाँ पे पहले वो डायग्राम बना लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। नेगेटिव Q2 और ये Q1 कैसे लग रहा था फोर्स, Q2 जो है Q1 को खींच रहा था, फोर्स ऑन 1/2, ये वर्ड में भी ध्यान देना भाई। और Q2 को Q1 भी खींच रहा है, तो फोर्स ऑन 2/1, ठीक है। अब दोनों डायग्राम को गौर करो, इसको भी देखो और इसको भी देखो। दोनों केस में तुम्हें दिखता होगा कि जो फोर्स है, दोनों फोर्स F12 और F21, दोनों केस में, उस केस में भी और इस केस में भी, दोनों फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो यहाँ पर कूलम्स लॉ जो है ना, बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फोर्स इक्वल इन सेकंड थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, उस लॉ को फॉलो करता है। ये जो फोर्स होता है कूलम्स लॉ में, ये फोर्सेस जो होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हम लोग नोट करेंगे, फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल होता है और ऑपोजिट भी होता है। इक्वल का प्रूफ अभी हम लोग फॉर्मूला जब देखेंगे कूलम्स का, तो वहां से हम लोग को मिल जाएगा। ऑपोजिट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तुम लोग को, फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। नंबर 3, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कूलम्स ने हमने लॉ में बोला। कूलम्स का जो फॉर्मूला लॉ था वो ये था कि दोनों जो फोर्स, दोनों के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा कर देंगे हम लोग, चार्ज का वैल्यू जितना Q1 और Q2 जितना बड़ा करते जाएंगे, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी होगा वो बढ़ता जाएगा। तो पहला पॉइंट कूलम्स का लॉ का था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। मॉड पे लगा सकते हैं, पॉजिटिव लेंगे हम लोग और फिर बाद में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल अब इतना समझो कि जो फोर्स होगा दो चार्ज के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का। अब जैसे जैसे दोनों के चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट कूलम्स के लॉ में ये था कि जो फोर्स है दोनों के बीच में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर का। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r, इसको ही मान सकते हैं हम लोग r। तो r का जो स्क्वायर होगा उसको इनवर्स कर दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। उन दोनों के बीच में जो r है उसके स्क्वायर का इनवर्सली फोर्स होता है। जैसे जैसे r बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे, फोर्स का वैल्यू घटता जाएगा। जैसे जैसे दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस घटाएंगे, फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। बच्चों लोग जानते हैं ना कि एक एटम में न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऑर्बिट में चारों तरफ घूमता है। कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट, कुछ थर्ड। ये भी तुम लोगों ने पढ़ चुके हो कि आखिरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि आखिरी वाला ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से काफी दूर है, तो उसे हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। लेकिन जो करीब वाले ऑर्बिट होते हैं उनके और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको निकालना मुश्किल है। तो जैसे जैसे दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होगा, फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होगा, फोर्स का वैल्यू घटेगा। तो कूलम्स का मेन दो पॉइंट था, ये दोनों मेन है। उसके जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वो फॉर्मूला के हिसाब से ये दो पॉइंट मेन है, ठीक है। बाकी दो हम लोगों ने नोट करके रखा है, और भी पॉइंट नोट करते हैं। पॉइंट नंबर 5 कि जो कूलम्स का जो लॉ है वो कहाँ पे वैलिड होता है। देखो बेसिकली जो कूलम्स ने अपना फॉर्मूला दिया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था जिस चीज के ऊपर, वो 2 पॉइंट चार्ज को लेकर किया था, ठीक। इस्टेब्लिश जो फॉर्मूला बनाया उसने बेसिकली 2 पॉइंट चार्ज के ऊपर बनाया, और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो मटेरियल मीडियम था वो कुछ नहीं था, मतलब फ्री स्पेस के लिए बनाया था उसने।
उसके बाद जब मटेरियल मीडियम ऐड किया गया ये तो अलग अलग मतलब फोर्स का वैल्यू वेरी किया, चेंज होने लगा। लेकिन बेसिक जो सबसे पहला फॉर्मूला जो बना था कूलम्स ने बनाया था वो 2 पॉइंट चार्ज के को लेकर के और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो मीडियम था वो कुछ नहीं था, मतलब फ्री स्पेस था। तो पॉइंट नंबर 5 में उसको भी लिख लेना। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जो कूलम्स ने अपने लॉ में क्या कहा है तो मैं तुम्हें आइडिया दे ही चुका हूँ। कूलम्स ने कहा कि दो चार्ज के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, जब वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाकर खींचते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, उस वक्त जो फोर्स होता है वो फोर्स डिपेंड करता है दो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे, वो भी इनवर्सली। तो ऐसा हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये मान लो Q1 चार्ज है और यहाँ पर R डिस्टेंस पर Q2 चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स पाया जाता है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसे हटाने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक कांस्टेंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग लिखते हैं K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये है कूलम्स कांस्टेंट K, और K का जो वैल्यू होता है K इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। यहां से ले लेते हैं मीटर स्क्वायर और यहां से नीचे आएगा कूलम पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। जो K होता है कूलम्स कांस्टेंट, इसका एक वैल्यू होता है, वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और अच्छा ये वैल्यू होता है SI सिस्टम में, ये भी याद रखना। किसमें होता है? SI सिस्टम में ये वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 यूनिट के साथ याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम से। क्योंकि बाज दफा ऐसा होगा कि कोई MCQ सवाल में ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं भी कभी कुछ भी सकता है कि ये यूनिट में थोड़ा सा कुछ मान लो यहाँ पे तुमको दिया और M स्क्वायर M के पावर में 2 हो सकता है M के पावर में 3 दे दे ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए। तो तुम्हें हर चीज को जो कुछ जैसा है वैसे ही लिखना तुम्हें। तो यहाँ पर K का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां से हम लोग चाहे तो इसका डायमेंशन ही बना सकते हैं। डायमेंशन कैसे बनाएंगे? देखो सिंपल है, डायमेंशन निकालना जानती हो। न्यूटन का क्या होता है M/L/T-2 है ना, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे फोर्स अरे न्यूटन मतलब फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का kg हो गया, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। फिर M मतलब डिस्टेंस, तो L के पावर में 2। ये कूलम मतलब चार्ज का यूनिट है। तो चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू वो होता है I इंटू टी। आई का एम्पेयर लिख सकते हैं, टी का फिर टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे कुछ डायमेंशन में अगर लिखना चाहे इसे, तो आई को आई रहने देते हैं और टी को टी लिख देते हैं पावर में -2। अब यहाँ पे देखो L कितने बार हो गया, M तो एक ही बार हुआ, M के पावर में 1, L हो गया 3 बार, L के पावर में 3, T का पावर है -2 और -2 कितना है T टू द पावर -4 और I के पावर में -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। तो इसको भी नोट करके रखना है ध्यान से। तो यहाँ इस पेज में अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कूलम्स का लॉ क्या बोलते हैं। वो तो सिंपल सी बात है, तुमको इतनी बार क्लास 12 में पढ़ोगे कि दिमाग के नस नस में बैठ जाएगा। कुछ चीज है जो वैल्यू है SI सिस्टम में है, ये वैल्यू इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डायमेंशन होगा M के पावर में 1, L 3, T -4 और I -2। किसी बुक में A के पावर में -2 मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। जहां जैसे पढ़ो वैसे याद रखो। बस पावर -2 का कभी सिंबल I होगा कभी A होगा। अच्छा अब मैं बात करता हूँ कि K का एक और एक्सप्रेशन है। ये जो K है, मैंने पहले बताया कि कूलम्स ने जो अपना लॉ दिया था वो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, ठीक है। और दोनों पॉइंट चार्ज के जो स्पेस था, जो मटेरियल मीडियम था वो फ्री स्पेस था, मतलब कुछ नहीं। तो K का एक और फॉर्म है, हम लोग K को ऐसे भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। तो अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कूलम्स का जो फोर्स है उसको हम लोग इससे एक्सप्रेस करके चेंज कर सकते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्म हो गया कूलम्स लॉ का। एक तो K है, दूसरा K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और U तुम ऐसे ही बोल सकते हो, तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी ये होगा, बिल्कुल होगा।
1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये पूरे का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट करो, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ना मैं कुछ वैल्यू को और अपडेट कर देता हूँ क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है, वैल्यू क्या है, इसे हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। देखो एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, दिख रहा है 8.85 × 10⁻12। अभी बात को समझने की कोशिश करो। ये जो है वैल्यू एप्सिलॉन नॉट और के, ये आपस में बिल्कुल इनवर्स है। देखो के अगर ऊपर है तो एप्सिलॉन नॉट नीचे, अगर एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा तो के को नीचे भेज देंगे। तो इसका मतलब के का जो यूनिट है उसी का उल्टा कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बन जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसका यूनिट को कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दोनों नीचे में आएगा। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डायमेंशन लिखना चाहें तो ये जो डायमेंशन है अगर के का है तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका जो डायमेंशन होगा बिल्कुल साइन पावर जो होगा जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका डायमेंशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे तो जगह कम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या होगा डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का इज इक्वल टू क्या होगा m के पावर में -1, l के पावर में -3, t के पावर में 4 और एक i के पावर में 2, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, अब इसको पूरा को, ठीक है, अभी हम लोगों को और बात करना है। ये सारी चीजें जो है हम लोग जो बात कर रहे हैं ना एसआई सिस्टम में, तो यहाँ पर ध्यान रखो कि हम लोग एसआई सिस्टम के ऊपर ही बात कर रहे हैं। पूरा न्यूटन का जो फोर्स कैलकुलेट हुआ, कूलम्स ने जो फोर्स कैलकुलेट किया दो चार्ज के बीच में, वो किस सिस्टम में बात किया उसने, एसआई में। यहाँ पर चार्ज को कूलम लिया गया, ठीक, डिस्टेंस को मीटर में लिया गया, फोर्स को न्यूटन में लिया गया। ठीक है, तो अगर हम लोग ये सारी बातें सीजीएस सिस्टम में करते हैं तो फिर क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कूलम्स का जो लॉ हम लोग अभी तक पढ़े हैं वो सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा है एसआई सिस्टम में। के का वैल्यू 9 × 10⁹ एसआई में पढ़ा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी हम लोगों ने एसआई में पढ़ा 8.85 × 10⁻12। ठीक, लेकिन अगर हम लोग सीजीएस में बात करें कि सिस्टम को चेंज कर देते तो क्या क्या चेंज होने वाला है उसे हम लोग देखते हैं। ये सारी चीजों को नोट करो। ये पूरा वही एक्सप्रेशन है जो कूलम्स ने अपने लॉ में कहा था कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली। यहाँ पर ये के का जो कॉन्सेप्ट है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या फिर कूलम्स कांस्टेंट। ये सब बात हम लोग कर चुके हैं एसआई सिस्टम में। बात मैं कर रहा हूँ कि सीजीएस सिस्टम में जो बहुत ही रेयर बच्चे ध्यान देते हैं, बहुत फोकस करते हैं उसके ऊपर, लेकिन मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि सब कुछ पढ़ो क्योंकि अभी बहुत स्पीड, बहुत ही तेजी से पैटर्न बदल रहा है, क्या होने वाला कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सीजीएस में बात करें तो फोर्स का यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स को हम लोग लिखेंगे डाइन से। ठीक है, आर डिस्टेंस को किससे दिखाएंगे, सेंटीमीटर से, और चार्ज क्यों इसे हम लोग दिखाएंगे स्टेट कूलम से, कैपिटल सी लिख देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग के बारे में बात करते हैं कि के का वैल्यू और यूनिट क्या होगा, तो सीजीएस सिस्टम में वैल्यू ऑफ के जो होगा वो हो जाएगा 1। यूनिट के बारे में अगर बात करें, यूनिट UNIT, यूनिट क्या होगा इसका, यहां से देख लो, यही तो है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये तो के का यूनिट हो गया, के का वैल्यू। यहाँ ध्यान देना कि के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट जो एसआई में 9 × 10⁹ था, सीजीएस में उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन हाँ, तुमको फोर्स को लेना पड़ेगा डाइन में, डिस्टेंस को लेना पड़ेगा सेंटीमीटर में, और चार्ज को लेना पड़ेगा स्टेट कूलम में। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि सर ये तो ठीक है के का वैल्यू, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 के, और चूंकि के का वैल्यू 1 है तो 1/4 के का 1 पुट करते तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1/4 चूंकि 4 का वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो, कैलकुलेटर करोगे 1/4, 1 को 4 से डिवाइड करोगे वैल्यू मिल जाएगा। तो जिसका वैल्यू वहां पर 8.85 × 10⁻12 था, यहाँ पर वो 1/4 हो जाएगा के का वैल्यू। बात समझ में आ रही है, इसे डिवाइड करो 0 पॉइंट के समथिंग आसपास चलेगा ये। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि के का डायमेंशन क्या होगा, हम लोग के का डायमेंशन को क्या लिखेंगे। तो ध्यान देना है कि के का जो डायमेंशन होगा, के का जो डायमेंशन होगा वो के डायमेंशन लेस हो जाएगा।
के क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो के इज डायमेंशन लेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से नोट करके रखो कि के क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। तो सीजीएस सिस्टम में देखो मैंने सब कुछ बता दिया है कि किसका यूनिट क्या लेना है, किसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का ही मैंने बता दिया। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं ना, इसका उल्टा के का जो यूनिट है उसका उल्टा यूनिट इस एप्सिलॉन नॉट का होता है। पूरी चीजों को अच्छे से नोट करो, नोट कर लिए यहाँ पर। अच्छा, अब अगर हम लोग चाहते हैं कि सर एसआई में तो फोर्स का जो वैल्यू था दो चार्ज के बीच में वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था, या यूं बोले कि ऐसा कुछ था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जब हम लोग के जब यूज करेंगे तो ये किसके लिए यूज, किस सिस्टम में बात हो रहा है, एसआई सिस्टम। लेकिन अगर हम लोग इसी फोर्स को सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिमाग में छाप ले मुन्ना मुन्नी, दिमाग के अंदर छाप ले, दिमाग के नस नस में बैठा ले कि सीजीएस सिस्टम में कूलम्स के फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिखते हैं और एसआई सिस्टम में कूलम्स के फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे अक्सर, ये हैकिंग है, ये दिमाग से हैक हो जाता है पूरा, इस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं जाता कि सीजीएस सिस्टम नाम का भी कोई चीज है जिसे कूलम्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। चलो भाई, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग कि कूलम्स लॉ जो दो चार्ज के बीच में जिसने फोर्स को कैलकुलेट किया था, वो मीडियम में अगर इस फ्री स्पेस से हटा करके दो चार्ज के बीच में कुछ मीडियम अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, जैसे कि दो चार्ज पहले फ्री स्पेस में था तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स था दो पॉइंट चार्ज के बीच में, कूलम से बताया कि फोर्स इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कूलम्स का लॉ था। अगर हम ये कैसे था, ये चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच में जो है ना फ्री स्पेस है, कुछ नहीं है। अगर हम लोग इन दोनों के बीच के फ्री स्पेस को किसी मीडियम से रिप्लेस कर देते, पानी भर देते या बीच में लोहा वगैरह भर देते, दो चार्ज को उठाया दरिया में डाल दिया, डिस्टेंस को सेम रखा, चार्ज के मैग्नीट्यूड को भी सेम रखा, लेकिन बीच के मीडियम को अगर चेंज कर देते तो कूलम्स लॉ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये बदलेगा और ये रिप्लेस हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम से। तो उस वक्त अगर इन दोनों के बीच में कोई मीडियम डाल देते हैं, ठीक, तो उस वक्त फोर्स जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, अब ये एप्सिलॉन m जो होता है, एप्सिलॉन m परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका एक वैल्यू होता है जिसे हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका भी सिंबल K है, तो K यहां से एप्सिलॉन m को क्या लिख सकते हैं, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये फॉर्मूला रिप्लेस हो सकता है, फिर से दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K को आगे लिख लो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अभी यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं इसे थोड़ा सा इसे नोट कर लो, जरा सा रुको, पहले इसको हटा देता हूं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे में लिख देता हूँ। यहाँ पर सुनो, ये जो एप्सिलॉन m है क्या बन गया, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। मैं फिर से बात को रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम लोग दो चार्ज के बीच में फ्री स्पेस है और उन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है कि एक दूसरे को कितने फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, तो वो फोर्स कैलकुलेट किया है कूलम्स ने, अब उसका फॉर्मूला दे दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब अगर फ्री स्पेस को हटा करके कोई मटेरियल मीडियम डाल दिए गए दोनों चार्ज के बीच में, तो फिर क्या फोर्स सेम रहेगा, जब नहीं, फोर्स में तो चेंजेस आएगा। उस वक्त ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है, इसकी जगह पे हम लोग दूसरा सिंबल यूज करेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, परमिटिविटी के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद ही टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि परमिटिविटी में एक्चुअल में होता क्या है। तो ये हो गया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक, अब ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एक वैल्यू होता है रेशियो को, जिसको लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, दो परमिटिविटी का रेशियो, इसलिए डायमेंशन लेस होता है। ठीक है ना, ये तो तुमको समझ में आ रहा, सिंपल सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो जो होता है डायमेंशन लेस हो जाता है। तो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट बन गया K, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया एप्सिलॉन m इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अभी जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि फ्री स्पेस में एसआई सिस्टम में
फ्री स्पेस ले रहे हैं और एसआई सिस्टम भी ले रहे हैं। फोर्स जो है वो 1/4πε0 है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं, ये फ्री स्पेस है, स्पेस लिख लेता हूँ, यहाँ पे मीडियम लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है 1/k दिख रहा है, कहाँ गया, चलो इसको पहले मैं रिप्लेस कर देता हूँ। एप्सिलॉन एम का वैल्यू क्या है k, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4π k ε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/k 1/4πε0, ये तो 1/k को अलग से लिख लिया, अभी 4πε0 को फिर लिख रहा हूँ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये किसके लिए, किसी मीडियम के लिए। अब यहाँ पर इस वैल्यू को गौर से देखो, ये पूरा वैल्यू जो है इससे मैच कर जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू 1/k टाइम्स फोर्स इन फ्री स्पेस। इसको एफ नॉट से दिखा देते हैं, फ्री स्पेस के लिए सिंबल यूज किया था एफ नॉट। इसका मतलब जो फ्री स्पेस में फोर्स है वो फोर्स डिवाइड हो जाएगा k के वैल्यू से, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे आता है, क्वेश्चन में तुमको ऐसे देगा कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, 20 है, 4 है, 6 ऐसे कुछ दे देगा, तो बोलेगा कि बताओ फोर्स में कितना चेंजेस आया। तो सिंपल तुम क्या करना, फ्री स्पेस में जो फोर्स है उसको 4 से डिवाइड कर देना। अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 4 दिया गया, अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 10 दिया गया है, तो फ्री स्पेस के फोर्स के वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुमको नोट करना है कि दो चार्ज के बीच में अगर फ्री स्पेस है तो उन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। अगर दो चार्ज के मैग्नीट्यूड को सेम रखो, दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी सेम रखो और मीडियम को रिप्लेस कर दो, फ्री स्पेस से हटा करके कोई दूसरा मीडियम डाल दो दोनों के बीच में, तो फोर्स जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम डिक्रीज होगा, k टाइम्स। और k इज व्हाट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रही बात, चलो इसको नोट करो। कूलम्स के ऊपर बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन दिया गया, बोल रहा है कि कूलम्स फोर्स जो है बिटवीन टू चार्जेस बिकम्स 1/4 व्हेन डिस्टेंस बिकम्स। बोल रहा है कि कूलम्स का फोर्स जो है एक्चुअल फोर्स का 1/4 हो गया जब डिस्टेंस को चेंज किया गया। देखो मान लो इतना डिस्टेंस पे दो चार्ज रखा हुआ था, उस वक्त कूलम्स के फोर्स को कैलकुलेट किया गया था 4। अब डिस्टेंस को घटाया बढ़ाया कुछ भी किया गया, जिसके से फोर्स जो है दोनों के बीच में 1/4 मतलब f/4 हो गया। पहले f था, बाद में f/4 हो गया। तो पूछा कि अब डिस्टेंस का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहली बात मान लेते हैं कि पहले डिस्टेंस जो था दोनों के बीच में r था, Q1 और Q2, इन दोनों के बीच जो फोर्स था F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, अभी जो नया फोर्स हुआ, मान लो डिस्टेंस हो गया r डैश, ठीक है, और ये Q1 Q2 को वैसे ही रखा, डिस्टेंस को चेंज कर दिया। अब जो फोर्स है F डैश वो पुराने वाले फोर्स का क्या हो गया, बिकम 1/4 मतलब f/4। तो f डैश का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाय r डैश का स्क्वायर, और ये 1/4 को ऐसे रहने दो। अब ये फॉर्मूला f का फॉर्मूला क्या है, ये K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब K Q1 Q2 चला गया भाई, इसका स्क्वायर रूट वहां चढ़ा दो, तो r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, 2 नंबर ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है, कॉपी कर लो। इसमें क्या बोला गया कि वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन सीजीएस। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सीजीएस और एसआई में परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे सीजीएस में पूछा गया, तो सीजीएस में एक्चुअली में क्या होता है कि के का वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, वो हम लोग लिखते हैं 1/4πε0। अब अगर ε0 इधर कर लेते हैं तो 1/4πk लिख ले सकते हैं, ये के लिख सकते हैं हम लोग 1/4πk। अब मुझे ये बताओ कि सीजीएस में के का वैल्यू कितना होता है, तो जवाब होगा के का वैल्यू तो 1 हो जाता है। तो अगर हम लोग के को 1 पुट कर देते हैं तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4π। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 3 नंबर सीजीएस में। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि अगर चार्ज को हम लोग डबल कर दें, कूलम्स का जो फॉर्मूला में चार्ज यूज होता है, बोला जा रहा है कि अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फिर फोर्स का जो वैल्यू होगा वो सेम रहने वाला है, कि 4 गुना हो जाएगा, कि 8 टाइम्स हो जाएगा, कि 16 टाइम्स हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब दूसरा जो फोर्स ला रहे हैं हम लोग F डैश, उसमें हम लोग K को वही रखते हैं, लेकिन Q1 को 2Q1 चार्ज को डबल करने बोला है, 2Q2 मतलब Q1 को डबल कर दिया, Q2 को भी डबल कर देते हैं और डिस्टेंस को आधा कर देते हैं, r/2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, K 4Q1 Q2 और ये r² बाई 4, तो 4 ऊपर चला गया बाई आर स्क्वायर।
16 को बाहर कर दो, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये पूरा वैल्यू जो है वो F के बराबर है। तो F डैश जो होगा नया फोर्स वो 16 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले फोर्स का, मतलब ऑप्शन 4 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉपी करो। बोला जा रहा है कि 3 चार्जेस आर प्लेस्ड, एक लाइन में प्लेस किया गया। नेट फोर्स ऑन द मिडिल चार्ज विल बी 0। मिडिल में जो चार्ज है, बीचों बीच दो चार्ज के बीच में जो चार्ज है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगने वाला है वो 0 का। तो क्या केस हो सकता है इन चार्जेस में, मतलब किस कंडीशन में फोर्स 0 का? पहला ऑप्शन दिया गया चार्जेस आर इक्वल, दूसरा बोला है कि आउटर चार्जेस आर इक्वल एंड सिमेट्रिकली प्लेस्ड, तीसरा ऑप्शन है मिडिल चार्ज इज 0 और चौथे में डिस्टेंस इज लार्ज। देखो दो चार्ज अगर है, मान लो ये एक चार्ज है और यहाँ पर दूसरा चार्ज है Q1 और Q2, और बीच में एक तीसरे चार्ज को रखते हैं Q नाम का। अब इस Q के ऊपर बोल रहे हैं कि 3 चार्ज नेट फोर्स ऑन द मिडिल चार्ज, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कब होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर एक ये चार्ज जो है फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन, और Q1 भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। अगर दोनों ही अट्रैक्ट करे या फिर दोनों ही रिपेल करे तो इन दोनों केस में स्मॉल Q के ऊपर फोर्स 0 हो सकता है। लेकिन अगर मान लो Q2 खींच रहा है और Q1 धक्का देगा तो कभी Q के ऊपर फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर Q2 खींचे और Q1 रिपेल करे Q को, स्मॉल Q को, तो क्या होगा, दोनों का फोर्स इसी डायरेक्शन में हो गया, तो नेट फोर्स Q के ऊपर कभी 0 नहीं होने वाला। सेम केस अगर Q1 खींचे और Q2 धक्का दे तब भी स्मॉल Q के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होने वाला। तो स्मॉल Q के ऊपर नेट फोर्स तभी 0 होगा जब Q1 और Q2 का चार्ज सिमिलर हो, तो मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों नेगेटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव हुआ और मान लो ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसको ये भी खींचेगा और इसको ये भी खींचेगा, तो हो सकता है स्मॉल Q के ऊपर वैल्यू 0 हो जाए। तो पहला केस क्या होगा, चार्जेस दोनों का इक्वल होना, इक्वल का केस, हाँ इक्वल होना चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन के हिसाब से अभी हम लोग देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल नहीं हो, लेकिन Q मिडिल में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया मिडिल का, तो अगर ये मिडिल में होगा तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चार्जेस आर इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल के साथ साथ मान लो ये अगर सिमेट्रिकली वाला वर्ड ज्यादा फेवर में है, क्योंकि सिमेट्रिकली अगर प्लेस करेंगे तो ठीक है, अगर सिमेट्रिकली प्लेस नहीं होगा तो फिर इसके ऊपर फोर्स 0 नहीं होगा। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन यही है कि आउटर चार्जेस आर इक्वल एंड सिमेट्रिकली प्लेस्ड। नोट करो इसको। इस प्रॉब्लम को देखो कि बोल रहा है कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल Q, दोनों स्मॉल Q जो है वो दोनों इक्वल है और दोनों पॉजिटिव भी है। ठीक, प्लेस है कहाँ पर, एट a,0 और -a,0, मतलब ये एक्सिस के बारे में कुछ बात कर रहा है। तो ऐसे ले लेते हैं हम लोग, सपोज ये x पॉजिटिव और ये y पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर ओरिजिन मान लेते हैं, ये पॉइंट को सपोज a,0 मान लो और यहाँ पर एक स्मॉल Q चार्ज है। इसी पॉइंट को मान लो -a,0 और यहाँ पर भी स्मॉल Q पॉजिटिव चार्ज है। अब एक और चार्ज है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस एट 0,y। 0,y यहाँ पर कहीं पर होगा, तो यहाँ 0,y पर एक Q अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब पूछ रहा है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा दोनों स्मॉल Q का। छोटा वाला जो 2 Q चार्ज है वो बड़े वाले Q के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, लॉन्ग एक्स एक्सिस, लॉन्ग वाई एक्सिस 0, या फिर डिपेंड्स ऑन साइन। देखो ये वाला पॉजिटिव है। अब ये जो बात है कि स्मॉल ये कैपिटल Q को ये Q खींचेगा या रिपेल करेगा, वो तो डिपेंड करेगा Q के साइन के ऊपर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है हम लोगों को कि डिपेंड ऑन साइन ऑफ Q। लेकिन आगे पहले चेक कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव होता, तो ये पॉजिटिव तो है ही ऑलरेडी, तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा वो फोर्स किस इस डायरेक्शन में होगा, वैसे ही इसकी वजह से जो फोर्स पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों का रिजल्ट जो मिलेगा उनको अलॉन्ग वाई एक्सिस मिलेगा। ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब अगर मान लो ये माइनस रहता तो ये प्लस इसको ऐसे खींचता और ये वाला प्लस इसको ऐसे खींचता, तो फिर इन दोनों का रिजल्ट यहाँ मिलता, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये प्लस रहे या माइनस रहे, दोनों केस में इसका कैपिटल Q के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, नेट फोर्स की वजह से इस कैपिटल Q का जो डायरेक्शन होगा वो वाई एक्सिस की ही अलॉन्ग होने वाला है, या पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस, टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन वाई एक्सिस तो है,
तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है इन चारों में से ये है, तो 2 नंबर ऑप्शन। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर दिख रहा है, इसके 3 वर्टिसेस पे 3 चार्ज है। यहाँ पर Q है, यहाँ पर 2Q है, प्लस है दोनों, लेकिन ये वाला -3Q है। और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो 3 साइड है उसका लेंथ है A, स्मॉल a लेंथ है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। पूछ रहा है कि नेट फोर्स ऑन Q के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 4 ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर कूलम्स लॉ हम लोग पूरा यूज करेंगे। कूलम्स ने जो फॉर्मूला दिया फोर्स निकालने का उसका यूज होगा। सबसे पहले देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, मुझे इसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को ऐसे धक्का देगा यहाँ पर, इसका नाम रख लेते हैं F1। F1 का वैल्यू कितना होगा, K Q1 Q2, ये Q1 मान लो और ये Q2 मान लो, तो 2Q इंटू Q बाई R स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग ये जो -3Q है इस +Q को ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना, जिसका नाम रख लेते हैं F2। तो F2 का वैल्यू कितना होगा, देख लो, F2 इज इक्वल टू होगा K 3Q इंटू Q बाई A स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर F1 और F2 इन दोनों के बीच में ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का। अब इन दोनों का एक रिजल्टेंट निकलेगा यहाँ से F। तो F का वैल्यू कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू √ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120 डिग्री। F1 का वैल्यू पुट कर लेते हैं, अच्छा पहले सॉल्व एंगल को पुट कर लेते हैं। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120 डिग्री होता है -1/2, तो ये कैंसिल हो गया। तो F का वैल्यू कितना आया, F इज इक्वल टू आएगा √ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 F2, क्योंकि 2 कैंसिल और ये माइनस बचा, माइनस F1 F2। अब F1 और F2 का हम लोग को वैल्यू पुट करना है। F1 का वैल्यू ये है, तो स्क्वायर भी साथ साथ कर लेते हैं। K स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये Q स्क्वायर हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे Q का पावर 4 हो जाएगा बाय A के पावर में 4 प्लस F2 का स्क्वायर ये वाला K स्क्वायर 9 इंटू Q का पावर 4 बाय A के पावर में 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये K स्क्वायर 2 3 6 Q स्क्वायर Q के पावर में 4 बाय A के पावर में 4। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, सबसे K स्क्वायर कॉमन है तो K बना, Q के पावर 4 कॉमन है तो Q स्क्वायर बना, और A के पावर में 4 कॉमन है तो A स्क्वायर बना। यहाँ क्या बचा 4 प्लस 9 और ये -6, कितना जाएगा √7 K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो ऑप्शन है नंबर 3, ठीक है, कॉपी करो। ये क्वेश्चन ना बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में। ऐसा सवाल ना दिमाग को घुमा देता है। यहाँ पर बात हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और क्वेश्चन ला दिया गया है लाइट की स्पीड की बेस पर। बोल रहा है कि अगर लाइट की स्पीड को डबल कर दे तो कूलम्स कांस्टेंट जो कि हम लोगों ने यूज किया था फोर्स में, कूलम फोर्स में 1/4πε0 जो के होता है, उस के में क्या चेंजेस आएगा लाइट की स्पीड को चेंज करने से। एकदम मतलब ऐसा सवाल, मतलब बिल्कुल अलग तरीके से दो दुनिया से कोई चीजें आपस में मिल रही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से समझो। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कूलम्स कांस्टेंट के रिलेशन बिटवीन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिलेशन बिटवीन के ε0 परमिटिविटी और μ0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो तुम लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है एंड के का नहीं, सी के साथ, सी रिलेशन बिटवीन सी ε0 और μ0, लाइट की स्पीड, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसे कहते हैं हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिज्म चैप्टर में है। अच्छा, सी का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√ε0 μ0, इसे ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सी इज इक्वल टू 1/√ε0 μ0। अगर स्क्वायरिंग को सेट करते हैं तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 1/ε0 μ0। आगे देखो μ0 का जो वैल्यू है वो मैं पुट कर रहा हूँ 1/ε0, और μ0 का वैल्यू होता है 4π इंटू 10⁻⁻7। ये होता है μ0 का वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁷। अब ये 10⁻⁷ को यहाँ ले ले तो सी स्क्वायर इज इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू क्या बचा 1/4πε0, और इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इसी का नाम है। तो अब हम लोग के को लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 10⁻⁷ c स्क्वायर। ये नॉर्मल जनरल केस है,
जो हम लोग अब तक के पढ़े जा रहे हैं वही वाला के। अब अगर यहाँ पे दिख रहा है के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी का स्क्वायर, अब अगर इसको डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, अगर सी को 2c लिख देंगे तो स्क्वायर की वजह से कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर, मतलब के का वैल्यू 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बिकम 4 टाइम 3 नंबर वाला क्वेश्चन करेक्ट।